नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद आईएएस। आज हम बात करेंगे एएसओ मेंस 2026 का जो हुआ है बिहार बीपीएससी का। उसमें आप देखिए क्वेश्चन किस लेवल का है। ये एईडीओ 72 बीपीएससी में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पर केवल जीके का क्वेश्चन करेंगे, रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन जो आएगा उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि उसके लिए ज़्यादा समय लगेगा और हम चाहते हैं कि ये वीडियो जितना शॉर्ट हो सके उतना ही रहे, ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो आइए क्वेश्चन को एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ये है मुंगेर, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन डी सारण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मुंगेर। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो करके है वो मुंगेर में स्थित है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। केसरिया चौर आर्द्रभूमि बिहार किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी वैशाली। तो आपने सुना होगा केसरिया स्तूप और लौरिया अरेराज। तो ये जो भूमि पड़ती है ये पूर्वी चंपारण में है। आइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि बिहार में अवस्थित है। तो ऑप्शन ये दे रखा है शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, ऑप्शन सी महाबोधि विहार, ऑप्शन डी कुम्भरार पटना। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बिहार में केवल दो ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, एक महाबोधि विहार और दूसरा नालंदा मठ महाविहार करके है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो एक आपने सुना होगा पोलावरम एंड कालेश्वरम, ये दोनों गोदावरी नदी पर लोकेटेड है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। कालेश्वरम और पोलावरम ये दोनों योजना गोदावरी नदी से संबंधित हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है। गोदावरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी सारावती, ऑप्शन डी सोन। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं जोग प्रपात भारत का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है जो कि सारावती नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भेल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लखनऊ नहीं, लखनऊ भेल से संबंधित नहीं है। भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद और अदर कलकत्ता भी है और एक दो जगह और करके भी हैं, तो वो संबंधित है, लेकिन लखनऊ ये संबंधित नहीं है भेल से। क्वेश्चन नंबर 7। योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र का आधार क्या है। ऑप्शन ए उच्चावच मृदा तथा अपवाह, यानी जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, सॉइल, और जो हाई ह्यूमिडिटी जो होती है जिसमें एल्टीट्यूड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है आप इसमें से चारों पढ़िए। वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी के लिए वर्षा ऋतु, तापमान एवं कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी वनस्पति मृदा तथा भूमि उपयोग, ऑप्शन डी उच्चावच भूमि उपयोग तथा निवल बोया क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्लानिंग कमीशन अब तो रहा नहीं, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उससे भी क्वेश्चन आने के प्रबल चांसेज हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उच्चावच मृदा तथा अपवाह, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए सूची को मैच करना है, सूची 1 का सूची 2 से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। कह रहा है कि सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है, जो कि जिसके सामने बिहार दे रखा है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है, जिसके सामने नंबर 2 दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ये अभी मैचिंग का नहीं है, अभी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए उसके बाद में फिर आंसर बताते हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, उसके सामने नंबर 3 महाराष्ट्र दे रखा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का तो आपको पता चल ही गया होगा, इसके सामने गोवा दे रखा है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है उसका 17 1 किलोमीटर स्क्वायर में
17 पीपल्स केवल रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी का 2, तो देखिए ऑप्शन में कहीं डी का 2 दे रखा है, ओनली एक ऑप्शन में है। तो आपका आंसर तक तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो बिहार है, जो कि 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो गोवा है। गोवा दो जनपदों का राज्य है, दक्षिणी गोवा और उत्तरी गोवा, जिसमें लगभग 10 लाख के आसपास जनसंख्या रहती है। ये सबसे अधिक लगभग 62% के आसपास यहाँ की जनसंख्या अर्बन पॉपुलेशन रहती है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन इसका ए। तो हाँ, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य जो है वो गोवा है। अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बी का 2, बी। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, इसमें देखो क्या नाम है, सर्वाधिक इसका ऑप्शन डी का 2, तो इसमें एक ही आंसर दे रखा है ये, तो इसका ए का 4। हाँ, तो सही था। सर्वाधिक शहरीकृत वाला राज्य जो है वो गोवा है, अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य वो महाराष्ट्र है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 9, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों का समाविष्ट पाया जाता है? यानी किन दो राज्यों के बीच में बुंदेलखंड प्लेटू पाई जाती है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एवं झारखंड दे रखा है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सी छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, एक दूसरा कारण है। तो उसका नाम दिया गया है अभिकथन। भारत का पूर्वी तट उष्ण कटिबंध चक्रवात से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होती है। कारण, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। तो इसका जो स्टेट एसर्शन है वो भी करेक्ट है, रीजन भी इसका करेक्ट दे रहा है, क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल होता है उसमें अधिक साइक्लोन आते हैं एज कम्पेयर टू अरेबियन सी के। तो इसका ये और आर दोनों सही हैं, आर ए का व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थाएं स्थापित किए गए थे? तो यानी जो वेस्टर्न प्रभाव में उस टाइम पे जो किए गए थे कौन कौन से, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बनारस में संस्कृत कॉलेज। तो इसका जो कलकत्ता मदरसा का वारेन हेस्टिंग ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि यहाँ के बारे में स्टडी करने के लिए जो रूल रेगुलेशन होते थे हिंदू मुस्लिम के लिए, वो मदरसा कलकत्ता का वारेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा ही किए गए थे। और उसके बाद में बनारस में संस्कृत कॉलेज का स्थापना जोनाथन डनकन ने किया था। तो इसके तीनों आंसर करेक्ट हैं, इसका आंसर डी होगा। इसका थोड़ा क्वेश्चन नंबर 12 ब्लर दे रखा है, लेकिन हम पढ़ के सुना देते हैं। 19वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन ए रोमानीवाद, ऑप्शन बी वाणिज्यवाद, ऑप्शन सी उपयोगितावाद, ऑप्शन डी प्रत्यक्षवाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उपयोगितावाद, सी आंसर इसका करेक्ट है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। वो कब किया गया था वो आपको बताना है। तो इसमें दे रखा है 1 अगस्त 1920, 2 अगस्त 1920, 28 अगस्त 1920, 1 सितंबर 1920। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी 28 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था, वो कब किया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ये दे रखा 28 अगस्त 1921, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1921, ऑप्शन सी 1 मार्च 1922, डी 12 मार्च 1922। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 22 दिसंबर 1921 को इसका विरोध किया गया था। 22-23 दिसंबर दोनों दिया हो तो दोनों करेक्ट माने जाते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी है करेक्ट। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूची को 1 से 2 से मिलान करना है। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो एक दूसरे के सामने ही मैच कर रखा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप
ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नेहरू जी से संबंधित है, तो सी का 3 आपको कहाँ दे रखा है, 2 जगह दे रखा है। तो आप इसमें इंडियन लीग देखो शिशिर कुमार घोष, तो डी का 4, तो एक ही जगह दे रखा है, तो आपका इसका आंसर डी होगा। मतलब एक के सबके सामने सबका दे रखा है मैच, तो आप इजली इसको पहचान सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट एक्शन डे ये 16 अगस्त 1946 का है, जो मुस्लिम लीग ने इंडियंस के अगेंस्ट में यूज किया था डिवाइड के लिए। कैबिनेट मिशन कब आया था, ये 1946 का है। बेबल प्लान कब का है, ये 1944 का है। इटली की घोषणा कब का है, 3 जून का है, तो ये 1947 का है। तो इसके हिसाब से आप इसको मैच कर दीजिए, कौन सा है पहले बेबल प्लान आएगा थर्ड, फिर उसके बाद में 1946 कैबिनेट मिशन, और उसी टाइम पे 16 अगस्त डायरेक्ट एक्शन डे तो एक, और फिर उसके बाद में इटली की घोषणा 3 जून 1947। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला करेक्ट है, बी। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या कह रहा है कि गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें बॉम्बे के लोकहितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। सही बात है। 1873 में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी बैंक कंपनियों, मिलों और कारखानों की स्थापना का प्रचार किया और घर में बने सामानों के बजाय विदेशी सामानों को प्राथमिकता देने की निंदा की थी। तो और तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1870 में स्वदेशी भंडार शुरू किया। सरला देवी ने 1903 में लक्ष्मी देवी भंडार शुरू किया। इसमें से कौन सा कथन सही है, तो उस टाइम पे इसके जो 17 के ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी का ऑप्शन करेक्ट है, यानी 1 2 3 4 बी। आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जो एक कारण है, एक अभिकथन है। दूसरे कारण अभिकथन के रूप में, राजनारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है, कारण उन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की। उपरोक्त कथनों में आलोक में आप नीचे दिए गए विकल्पों में देखें, ए और आर दोनों सत्य हैं, ये आर की व्याख्या का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी, ये असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का स्पष्टीकरण करता है। 19 को देखिए, नीचे दिए गए फिर अभिकथन और कारण आगे। अभिकथन, लाला लाजपत राय ने 1916 में तर्क दिया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इसका जो रीजन दिया गया है, उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना और केवल गौण रूपों से भारत के हितों की रक्षा करना था। तो सही बात है, सेफ्टी वाल्व का कॉन्सेप्ट दिया था। और जिस टाइम कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1985 में, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो डफरिन ही था। तो ये दोनों इनके ऑप्शन करेक्ट हैं और इसका व्याख्या भी करता है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े कथनों पर विचार करें। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो चुकी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल में मिदनापुर के तमलूक और बॉम्बे के सतारा जिले में क्रांतिकारी के समानांतर सरकारें बनी थीं। छात्र, मजदूर और किसान विद्रोह के आधार पर थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही गवर्नमेंट के प्रति वफादार रहे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको उसमें चूज करना है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 3 और 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो 1 और 2 इसके गलत हैं, 3 और 4 सही हैं। बलिया के चित्तू पांडे और बंगाल में एक जातीय सरकार और सतारा में कोई पाटिल करके थे, वो तीनों लोग सरकार चला रहे थे। तो इसका आंसर जो होगा वो डी आंसर, 3 और 4 सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 249। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 244 जो है वो इनको अलग शासन प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों को देता है।
22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघवाद की विषमता के उदाहरण हैं, यानी जिसमें विषमता पाई जाती है। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व, ऑप्शन स्टेटमेंट जो सेकंड है, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के संबंधित प्रावधान, नीति आयोग की संरचना, संघीय इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान। तो नीति आयोग वाला जो संरचना है उसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है, तो भारत सरकार का है। तो सिमेट्री जो एसिमेट्री पाई जाती है वो राज्यसभा 5वीं और 6ठी अनुसूची क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान को, और संघीय इकाइयों में रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान जो किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी 1, 2 और 4, तीसरा से इसमें कोई वास्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हमारी मिश्रित संस्कृति विरासत को संरक्षित करना। तो इसका जो देखा जाए, अपने आसपास वातावरण का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना ये इसका पार्ट नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति का भी सुरक्षा करना ये भी फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। हमारी मिश्रित कल्चर को भी समृद्ध और विरासत को संरक्षित करना ये भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। तो इसका बी आंसर होगा, वो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट नहीं है। 24 देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में, यानी जो रिट होता है, रिट आर्टिकल 32 और 226, ये जो हाई कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट दिया जाता है उसके लिए बात करता है। उसमें 5 रिट में से एक आता है हेबियस कॉर्पस। तो हेबियस कॉर्पस के रिट उल्लेख के 32 और 226 इसमें दे रखा है। इस रिट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहाई सुनिश्चित करना है। तो इसमें इसका जो आंसर दे रखा है ऑप्शन के रूप में 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप की समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए एन माधवराव, ऑप्शन बी एम सादुल्ला, ऑप्शन सी दामोदर स्वरूप सेठ, NG अयंगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दामोदर स्वरूप सेठ नहीं थे, क्योंकि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। फिर 1-2 कोई उसमें किसी का डेथ हो गया था, फिर DP खेतान का डेथ हो गया था, तो उसमें किसी एक मेंबर को और ऐड कर लिया गया था, जिसमें टोटल 7 मेंबर थे, और जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था, और जो बनके 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हो गया था, जो कि 26 जनवरी 1949 को कंप्लीट हो चुका था। उस दिन संविधान दिवस भी मनाई जाती है, और लागू करने का 1950 में 26 जनवरी को मनाया जाता है। आप ये बताइए कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान लागू किया गया, उससे पहले क्यों नहीं लागू? जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, तो क्या कारण रहा कि 2 महीना बाद में लागू किया गया? इसका आंसर अगर आप जानते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन संथानम कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, सही बात है। ये उन्हीं के द्वारा किया गया था, जो संथानम कमेटी थे, सेकंड फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन भी थे। इसे 1964 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 3 अन्य आयुक्त होते हैं। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से आप कोड को चुनें, क्या सही है क्या गलत है। तो ऑप्शन ये केवल आंसर, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। इसका दूसरा स्टेटमेंट है 1964 में नहीं इसको बनाया गया था, लेकिन इसको जो स्टेचुरी का स्टेटस दिया गया था वो 2003 में दिया गया था। तो इसका 2 आंसर भी गलत है, और इसका तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि इसमें 3 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसमें 2-3 दोनों गलत हैं, तो इसका ऑप्शन केवल ओनली 1 करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। धन विधेयक के बारे में देखते हैं, यानी जो मनी बिल होता है। कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर के अधिरोपण या उन्मूलन का प्रावधान करता है, स्वतः ही उसे धन विधेयक होने के योग्य बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि राज्यसभा विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है, लोकसभा उन सिफारिश को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा भी कोई बात नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। माने ना माने तो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर वापस नहीं करती है तो उसे पारित मान लिया जाता है। तो सही बात है, क्या नाम है, ये तीसरा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। तो इसका
पहले वाले स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं। कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कर के अधिरोपण या उन्मूलन का प्रावधान करता है उसे स्वतः ही धन विधेयक होने का योग्य बनाता है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसका आंसर वैसे हमें तीसरा तो करेक्ट लग रहा है, लेकिन अब देखेंगे इसका दोबारा। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन स्कीम मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? सभी बेरोजगार युवाओं के लिए पेंशन, वृद्ध विधवाओं के लिए पेंशन, निजी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन की योजना, महिला श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अटल पेंशन योजना 2016 में जो लॉन्च हुआ था, इसका निजी असंगठित जो प्राइवेट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग वाले लेबर हैं उनके लिए पेंशन का प्रोविज़न इसमें दिया गया है अटल पेंशन स्कीम में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कि जैसा कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। इसका ऑप्शन 2 दे रखा है। प्रस्ताव में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन किसी मूल विशेष अधिकारों को बदलकर अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना न्यायोचित है और इसके प्रावधान न्यायालय में परिवर्तनीय है। नहीं, ये जुडिसेबल नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। इसका स्टेटमेंट 3 गलत है। तो इसके जो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता, लेकिन इसके मूल विशेषताओं को नहीं किया जा सकता। तो सही बात है, इसका आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। तो इसका डी आंसर है। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, इसके चक्कर में मत रहिएगा। वो नॉन जस्टिसेबल है, उसको न्याय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो उसके बारे में देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज उसमें प्रियम्बल में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट फर्स्ट, इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी। सही बात है। इसको चम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आई थी 1919 में, उसी के पश्चात इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 22 मेंबर से अधिक नहीं होते। सही बात है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। समिति के कार्य लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 308(1) में निहित हैं। तो दिए गए आप स्टेटमेंट को बताएं। केवल स्टेटमेंट 2 और 3, केवल 1 और 2 और उपयुक्त सभी। तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। डी का कोई प्रावधान ही नहीं है। एक जिला एक उत्पाद के बारे में, बिहार के किस जिले में कौन सा चीज़ निर्दिष्ट है उसके बारे में आपको गलत मेल खाता है वो उसको बताना है आपको। स्टेटमेंट ये गया गुड़, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर लीची। तो मुजफ्फरपुर का लीची तो आपको काफ़ी फेमस है, उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। नालंदा मखाना, तो नालंदा में मखाना नहीं पाया जाता है और ये गलत है। गया में तिलकुट और गुड़ पाया जाता है, मुजफ्फरपुर में लीची भी पाई जाती है। तो इसका स्टेटमेंट जो सी है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, नीचे दिए गए असर्शन रीजन के बारे में बताना है। भारत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत कटौती किए बिना राजकोषीय घाटा को कम करके वित्तीय समेकन मजबूत करने की उम्मीद है। तो सही बात है। ये जो आई थी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाला करके, ये 2023 में आया था और इसमें बिना किसी उसको कम किए आप इसको रिड्यूस किया जा सकता है मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी को, फिजिकल डिफिजिट को, और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का काम किया जाता है इसमें। संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, जिससे कि इसे राजस्व व्यय की बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो सही बात है। इसका दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उसका एक्सप्लेन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ, तो इसका स्टेटमेंट स्पष्टीकरण भी देता, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। 33 के बारे में देखिए, भारत का नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में FDI प्रवाह आकर्षित कर रहा है, जो कि 2030 में 500 गीगावाट का नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और इसका कारण क्या दे रहा है? सौर मॉड्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI जैसी अनुकूल नीति को ढांचे
ढांचों ने निजी निवेशक के लिए सभी वित्तीय और नियामक बाधाओं को हटा दिया है। तो सही बात है। इसके बाद में स्पष्टीकरण भी करता है और इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट भी हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 को देखिए, निम्नलिखित में कालानुक्रम में आप इसको व्यवस्थित करें कि कब इसको बनाया गया है, क्रोनोलॉजी बतानी है आपको। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की कब लॉन्च हुई थी? ये 2023 में लॉन्च हुई थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब लॉन्च हुई थी? ये 2022 की है। 22 की 20 की है। आत्मनिर्भर अभियान प्रोत्साहन पैकेज, इसकी घोषणा कब हुई थी? वो 2020 की है। PLI योजना का नए क्षेत्र में ड्रोन, वस्त्र और सेमीकंडक्टर में विस्तार, तो ये 2024 का में हुआ लगता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको आत्मनिर्भर पैकेज वाले 1920 का है, तो इसको तीन वाले में देखिए, हाइड्रोजन मिशन और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा, 3 1 4 नहीं, डी वाला 3 1 2 4। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। निम्नलिखित में कालानुक्रम इसमें बताइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम, ये तो 2016 का है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये तो 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसमें 56,000 अकाउंट ओपन किए गए थे। PM किसान, ये 2000 किसान सम्मान निधि वाला करके ये 2019 का स्कीम है। अटल पेंशन योजना, ये 2015 का है। तो इसको आप मिला दीजिए, दो के बाद 2014 का है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 2016 का है। तो दो के बाद एक कहाँ पे है? एक ही जगह पे है, तो ए वाले में। अटल पेंशन योजना 2016 का है और PM किसान 2018-19 का है। तो इसको आपका मिला दीजिए, 2 1 और 4 3। तो इसके बाद में ऑप्शन ये 2 1 4 3, ये आंसर करेक्ट। 36 का देखिए, WTO के तहत कृषि समझौते सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स में वर्गीकृत किया गया है। सही बात है, स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य का संचालन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। तो स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट है। WTO के तहत विशेष और भेदभावपूर्ण प्रावधान SNDT विकासशील देशों से अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं। नहीं, स्टेटमेंट तीसरा इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन 1 व 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 और 2 होंगे, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो अधिनियम राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को GDP के 3% तक कम करने का प्रावधान करता है। तो सही बात है। अभी BPSC का जो बजट आई है 3 तारीख को, उसमें भी बिहार का जो फिजिकल डिफिजिट है वो 2.99% है, यानी 3% से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूपी का जो है वो भी 2.98% है। इसमें दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, यह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता है सिवाय असाधारण परिस्थितियों में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अधिनियम केंद्र सरकार को बजट के साथ साथ मध्यावधि वित्तीय नीति को प्रस्तुत करने के लिए इसको बताता है। तो स्टेटमेंट तीसरा तो सही नहीं लग रहा है, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 2 इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य के साथ मिलान करें। प्रथम योजना जो इसके करके थी, इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था। कृषि विकास, ध्यान, सिंचाई, ऊर्जा। तो इसका आप देख सकते हैं, ए का 2 कृषि विकास और ध्यान की सिंचाई के साथ उन्मूलन। द्वितीय जो प्लानिंग कमीशन आई थी, उसमें महालनोबिस पर वो थी, और पहला वाला हारोडोमर पे बेस्ड था। तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो बी के 3, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और जो तीसरी वाली थी, उस पर अन्न के में आत्मनिर्भरता। इसी टाइम पे आपको ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब देखने को मिलेंगे। तो सी का 4 हो गया, अन्न में आत्मनिर्भरता, बुनियादी उद्योगों का विस्तार। और 5वीं आप सुने ही होंगे, गरीबी हटाओ का नारा। तो ये डी वाला जो करके है वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा, पॉवर्टी एलिविएशन एंड आत्मनिर्भरता। तो डी का 1, तो डी का 1 2 में है, और बी का, ए का 2।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए के साथ 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। प्लानिंग कमीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 12 प्लानिंग कमीशन है 2017, 12 से 17 तक लास्ट था 12वीं प्लानिंग कमीशन, तो उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन आने के प्रबल चांस हैं, आते भी हैं। निम्नलिखित में से समितियों के बारे में बताना है। नरसिम्हम कमेटी, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। रंगराजन कमेटी, तो ये भी 1, 2, 3, 4 करके ये मिला रखा है, तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं रंगराजन समिति गरीबी का अनुमान और संबंधित